अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। 22 जून को ऊँटों का आलमी दिन मनाया जाता है और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कि ये 22 जून ही क्यों सेलेक्ट किया गया और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ कि इस दिन का आगाज़ कैसे हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो इसके अंदर एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि ये जो वर्ल्ड कैमल डे है इसका आगाज़ और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पाकिस्तान से शुरू होता है। हमारे एक एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अब्दुल राज़िक काकड़, जो कि जिन्होंने ऊँटों पर तहकीक की और अभी वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान से बाहर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और वहाँ भी वो ऊँटों ही से रिलेटेड उनकी एक्टिविटीज़ हैं। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि ये जो ऊँट है इसकी अहमियत को इंटरनेशनल लेवल पर उजागर करने के लिए 22 जून को वर्ल्ड कैमल डे मनाया जाए। ऊँट चूँकि सहरा का जानवर है, सख्त इलाके का जानवर है और सख्त जानवर है, इसको चूँकि सहरा का जहाज़ भी कहते हैं और ये इंतहाई सख्त हालात में भी अपनी परफॉर्मेंस देता है और वो लोग जो सख्त हालात में रहते हैं ये उनका साथी भी है और उनको वो जो सख्त हालात हैं उसमें रहने के दौरान ये उनको मदद भी फ़राहम करता है, फैसिलिटेट भी करता है और ये उनकी लाइफ के अंदर उनकी लाइफ में इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो 21 जून बेसिकली लॉन्गेस्ट डे होता है, गर्म दिन होता है। तो मुमकिन तौर पर कोशिश की गई कि जो 21 जून है उसको सिलेक्ट किया जाए, बट 21 जून पे कुछ ममालिक के अंदर जो फादर्स डे को भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस वजह से फिर चूँकि ये कन्फ्यूजन ना हो जाए तो इस वजह से फिर 22 जून को ही सिलेक्ट किया गया, क्योंकि 22 जून और 21 जून में भी जो टाइम का डिफरेंस है वो कुछ ज़्यादा नहीं होता, तो लिहाजा फिर 22 जून को वो सिलेक्ट कर दिया गया। और ये वो उस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है कि पाकिस्तान में अगर एक बंदे ने शुरू किया और वो खुद ही सेलिब्रेट कर लेता है, बल्कि इसको इंटरनेशनली रिकगनाइज़ किया जाता है और दुनिया के वो ममालिक जहाँ जहाँ भी ऊँट पाए जाते हैं या जहाँ पे ऊँटों में दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं वहाँ पे इस ख़ास दिन पे डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं वो कंडक्ट की जाती हैं, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें मैं कोशिश करूँगा कि जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर एक लिंक दें कि जो पिछले साल की जो एक्टिविटीज़ थी वर्ल्ड कैमल डे पे हमने उसको पूरी दुनिया की जो एक्टिविटीज़ है उनको कवर करने की कोशिश की थी। इस साल तो चूँकि लॉकडाउन है उस तरह से शायद वो एक्टिविटीज़ ना हो पाएँ, तो पिछले साल की जो एक्टिविटीज़ हैं वो मैं डॉक्यूमेंट उसका लिंक दूँगा ताकि वो रिपोर्ट से आपको आइडिया हो सके कि ये दिन दुनिया में किस तरह सेलिब्रेट किया जाता है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में ऊँटों की जो तादाद है वो तकरीबन 11 लाख के करीब है और इसमें ज़्यादा तादाद में बलूचिस्तान में पाए जाते हैं, तकरीबन 4,50,000 के करीब, सिंध में 3,30,000 के करीब पाए जाते हैं और पंजाब में तकरीबन 2,30,000 के करीब है और वो थोड़ी तादाद में KPK में पाए जाते हैं। तो ये बेसिकली जो रेगिस्तानी इलाका है, पंजाब की बात करें तो चोलिस्तान में ये ऊँट पाए जाते हैं और उसके अलावा आप साउथ पंजाब में आपको इक्का दुक्का मिलेगी, इसी तरह सिंध के अंदर आपको मिलेंगे जो सहराई इलाके हैं, बलूचिस्तान के अंदर बड़ी तादाद में ऊँट मिलेंगे। और ये जो ऊँट है बेसिकली ये जो नोमैडिक लाइफ है, जो खाना बदोश है, ये उन लोगों का जानवर है और ये उनके साथ साथ मूव करता है। और चोलिस्तान की भी अगर बात करें, मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ जब मैं ये किताब लिख रहा था तो मैं चोलिस्तान में गया और वहाँ जाके प्रैक्टिकली मुझे उन लोगों से मिलने का भी मौका मिला और वहाँ पे जानवर किस तरह से पाले जाते हैं वो भी देखने का मौका मिला और वहाँ जाके फिर आपको पता चलता है कि इस जानवर की उन लोगों के लिए कितनी अहमियत है और ओवरऑल इकॉनमी में कितनी अहमियत है। अच्छा, जब हम ऊँट की इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो इसमें जब हम इसकी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करते हैं या किसी पॉलिसी लेवल पे डिस्कशन करते हैं तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया जाता है और फिर उस पर जो मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आती हैं और मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट सामने आते हैं और एग्जैजरेटेड डिस्कशन का नुकसान ये होता है कि ना तो आप फिर उसकी एक्चुअल इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड कर पाते हैं और ना ही उससे रिलेटेड जो एक्चुअल इश्यूज़ होते हैं उनको अंडरस्टैंड किया जाता है। तो एग्जैजरेटेड सिचुएशन से निकल के थोड़ा रियलिटी की तरफ आना चाहिए और देखना चाहिए कि बेसिकली ये जो ऊँट है इसकी अहमियत है क्या और ये किन लोगों के लिए है और उन लोगों को किस तरह फैसिलिटेट किया जा सकता है और ये जो जानवर है इससे किस तरह से फ़ायदा उठाया जा सकता है।
जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि ये नोमैडिक जो लोग हैं, खानाबदोश लोगों का जानवर है, तो इसी वजह से इस पर उस तरह से तवज्जो भी नहीं दी गई और रिसर्च भी इस तरह से अकॉर्डिंगली नहीं हो सकी और इस पे ओवरऑल अगर आप डेवलपमेंट की बात करें तो आपको वो नहीं मिलती। दुनिया के कुछ ममालिक ऐसे मौजूद हैं जहाँ पे इसके डेवलप्ड फार्म्स हैं और वहाँ से जो इसकी प्रोडक्ट्स वो बड़े बड़े खूबसूरत अंदाज में प्रेजेंट होती हैं और मार्केट में सेल भी होती हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे ये वो एक कन्वेंशनल और जो रवायती तरीका है उसी अंदाज में इस जानवर को पाला जाता है। तो इसमें जो इसकी एक तो अहमियत है उस कल्चर के लिए, उन लोगों के लिए जो सख्त इलाकों में रहते हैं, सहराई इलाकों में रहते हैं, और डेफिनेटली वो जिन एरियाज़ में रह रहे होते हैं उसकी भी ओवरऑल इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंस है और ओवरऑल जो एनवायरनमेंट के अंदर उसकी इंपॉर्टेंस है। और फिर डेफिनेटली वो जो एरिया है उसके इकोसिस्टम में भी इनकी इंपॉर्टेंस है और डेफिनेटली जो आपका एक नेचुरल सिस्टम होता है उसकी अपनी जगह इंपॉर्टेंस होती है। तो ये जानवर वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का ज़रिया है, वहाँ पे पानी का इशू होता है, तो पानी ज़मीन से निकालने के लिए जो आप जो कुएं से पानी निकालते हैं तो उसके अंदर ये जानवर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके अंदर वो बोका जब अंदर जाता है कुएं में तो फिर ये जो ऊँट है ये उस भारी भरकम बोके का जब वो फिल होता है तो बड़ा वजनी होता है, तो पुली के साथ ये बैकवर्ड को मूव करता है। जब ऊँट पीछे की तरफ यानी पुली के ऑपोजिट डायरेक्शन में जब इसको चलाया जाता है तो फिर पानी बाहर आता है। फिर बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंदर इसका रोल है। फिर जो कैमल का दूध है वो वहाँ पे लोकली यूज़ होता है और फिर बहुत बड़ी तादाद में जो कैमल है वो कुर्बानी के मौका पर वो आते हैं और वो आपने देखा होगा कि वो ये जो जानवर हैं ये ज़्यादातर खानाबदोश वो सेल कर रहे होते हैं। तो ये मजमूई तौर पर इसका इकॉनमी के अंदर रोल है। इसके अंदर जो इश्यूज़ हैं वो डेफ़िनेटली वहाँ पे जो इन जानवरों के साथ डील कर रहे होते हैं उनको एक तो वो कन्वेंशनल तरीके से इनको पाल रहे होते हैं, लेकिन जो इसके अंदर मेजर इशू आता है वो आता है कि जब आप ड्राउट की कंडीशन आती है, कहत की आती है, तो फिर उसमें होता है प्रॉब्लम कि अगरचे तो ये जानवर कहत को भी काफ़ी हद तक उसको रेजिस्ट करता है, बर्दाश्त करता है, लेकिन उसके अंदर फीडिंग का इशू आता है और फिर जो इसके बाद आपको इशू फेस करना पड़ता है वो करना पड़ता है उनकी हेल्थ है, जो वेटरनरी सर्विसेज हैं उसका इशू वो फेस करना पड़ता है। तो इसके लिए जो एक तो हमें जब भी ऊँटों की डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, इस जानवर की डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, तो इसमें जहन में रखना चाहिए कि ये कन्वेंशनल एनिमल है जिसको कन्वेंशनल वे में इसको पाला जाता है और लिहाजा वो जो कन्वेंशन है उसको आप स्ट्रेंथन किस तरह कर सकते हैं, फैसिलिटेट किस तरह कर सकते हैं, वो पहली बुनियादी चीज़ ये होगी। और उसका तरीक़ेकार ये है कि इन लोगों के करीब जाया जाए, इनकी जो एक्चुअल जो ज़रूरियात हैं उनको अंडरस्टैंड किया जाए, इनके जो एक्चुअल इश्यूज़ हैं उनको अंडरस्टैंड किया जाए और फिर अकॉर्डिंगली इनको उन्हीं के एनवायरनमेंट के अंदर फैसिलिटेट इस तरह से किया जाए कि उनका जो नेचुरल सिस्टम है, जो उनका नेचुरल वे ऑफ लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि जब कभी आप डेवलपमेंट की बात करते हैं और फिर आप जब किसी नेचुरल इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं तो उससे वो डेवलपमेंट भी सस्टेन नहीं कर पाती और उनका जो अपना नेचुरल सिस्टम होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है और उसका फिर लॉन्ग टर्म नुकसान होता है। तो बेहतर है कि वो जो आपका जो जानवर वहाँ पे पल रहा है वो एक ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट में पल रहा है, उससे आपको ऑर्गेनिक मिल्क आ रहा है, ऑर्गेनिक मीट आ रहा है और वो आप उसको वहीं पे जाकर उसी इन्वायरमेंट के अंदर उसको फैसिलिटेट किया जाए। और इसके बाद इसके लिए हमारे पास एक बड़ा प्रैक्टिकल मॉडल मौजूद है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने चोलिस्तान में किया, जिसके अंदर इन्होंने इनकी ट्रैकिंग की, रूट मैपिंग की, फिर उस रूट मैपिंग के अकॉर्डिंगली इन्होंने अपनी वो गाड़ियाँ चलाईं, फिर इनके जो कल्चरल इवेंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने अपनी वो गाड़ियाँ चलाईं कि वहाँ पे अगर वो कल्चरल इवेंट होता है तो वहाँ पे ये पहुँचा जाए और वहाँ पे इनको सर्विसेज दी जाएँ, क्योंकि उनके लिए जानवर को लाना वो बड़ा मुश्किल है, तो वहाँ जाके उनको फैसिलिटेट किया जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उन तक पहुँचे और वहाँ पर जाके उनको सर्विसेज दें और वहाँ पर उनको फैसिलिटेट करें। और बाकी फिर डेफिनेटली उनके जो पानी के मसाइल हैं उनको हल किया जाए, उनकी जो खुराक के मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश की जाए। और बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर आप इससे एक स्टेप आगे जाते हैं तो फिर आप उनकी जो प्रोडक्ट की मार्केटिंग है उसके लिए आप वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा, इनकी प्रोडक्ट्स पे तो मैं बाद में आता हूँ। एक मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जो चोलिस्तान के अंदर होती है ये इनके कल्चरल इवेंट्स के हवाले से। एक तो डेफिनेटली वहाँ पे मेले होते हैं और उनकी वो फिर एक तो चनन पीर का बहुत मशहूर मेला है, अगर हम पंजाब की बात करें तो वहाँ पे वो कई हफ्तों तक जारी रहता है और फिर आप अगर उसके बाद उसकी एक्टिविटीज़ जारी रहती हैं। फिर अगर आप इसके अलावा उनकी जो तकरीबात हैं और उनके जो कल्चरल इवेंट्स हैं वो होते रहते हैं। इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट उनका इवेंट होता है जिसको बोलते हैं शुकर।
अच्छा, शुकर क्या है कि इन लोगों ने अपने जो जानवरों को ना, हर कबीले ने अपना एक ख़ास निशान लगाया होता है। अब वो जो जानवर हैं वो एक वाइल्ड नेचर के साथ घूम फिर रहे होते हैं और वो इर्द गिर्द वो घूमते हैं और वो अपना उनको उस तरह से कंट्रोल नहीं किया जाता। और फिर अकॉर्डिंगली जो मिल्किंग वाले एनिमल्स होते हैं वो तो पास में रहते हैं, लेकिन बाकी वो जानवर घूम फिर होते हैं। अच्छा, ये शुक्र एक ख़ास होता है डे, जो कि चाँद की ख़ास तरीक को जब रोशनी होती है तो ये लोग वो जानवर को किसी जगह पे वो जानवर इकट्ठे होते हैं और ये लोग भी इकट्ठे होते हैं और वो जानवरों को वहाँ पे लाया जाता है। और फिर उसके बाद फिर वो उस डेट को वो हर कबीला वो अपने ख़ास निशान से उसको पहचानता है और उसको पहचानने के बाद वो फिर अपना जानवर वो सिलेक्ट करता है। और हमें वहाँ पे लोगों ने बताया जी कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट होता है कि उस पर बड़ी वहाँ पे वो जो पंजाबी में कहते हैं डांगे भी चलती हैं और बड़ी जो वो रोला शोला भी डलता है कि वो ज़ाहिर बात है हर कबीले वाले ने अपना अपना जानवर जो अलग करना होता है। तो ये इनका कल्चर है। तो अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, ये पिछली गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, उसमें इन्होंने क्या किया कि जो शुक्र था, शुक्र पे भी वो अपनी जो MVDs थी उनको वहाँ पे मूव किया ताकि वहाँ पे उन लोगों को सर्विसेज दी जा सकें, ताकि वो एक जगह पे इकट्ठे हों। तो इस पे अगर आप डिटेल में अगर कोई स्टडी करना चाहे तो मेरी जो किताब है लाइफस्टाइल सेक्टर तारीखी 4 साल, उसको में जो चोलिस्तान का चैप्टर है उससे आपको सर्विसेज इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ प्रोडक्ट्स पे। प्रोडक्ट्स के अंदर बेसिकली दो हैं, दूध और गोश्त। और दूध का जो इसकी एक मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है कि शुगर के मरीज़ों के लिए इसको मुस्तफ़ीद समझा जाता है, इसको शुगर के मरीज़ों के लिए इसको मुफीद समझा जाता है। फिर इसके अलावा और भी इसकी बेशुमार मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है जो आपको अगर इंटरनेट पे आप अगर स्टडी करना चाहें तो आपको मिल जाएंगी। और डेफिनेटली ये एक ऐसा जानवर है जिस तक अभी डेवलपमेंट उस तरह पहुंची नहीं है। तो ये अपने ऑर्गेनिक, जो प्योर ऑर्गेनिक वे के अंदर ये पल रहा है। और फिर आप देखते हैं कि जब ये किसी सहरा इलाके में घूमता है, वहाँ से ये खाता है, नेचुरल वे में खाता है, वहीं से जड़ी बूटियों को भी खा रहा होता है, तो फिर वो डेफिनेटली आपको ये एक आप इसको एक नेचुरली फोर्टिफाइड मिल्क वो आपको मिल रहा होता है। और ये इसकी जो ऑर्गेनिक इंपॉर्टेंस है जिसको आप मार्केट भी कर सकते हैं और जिससे आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं। अच्छा, इसकी मार्केटिंग के लिए भी हमारे पास एक प्रैक्टिकल मॉडल मौजूद है, वो भी हम चलते हैं उसी वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के प्रोजेक्ट पे। वो अनफॉर्चुनेटली अब बंद हो गया। उसमें क्या होता था कि चोलिस्तान से दूध इकट्ठा होता था जी, चोलिस्तान से दूध इकट्ठा होकर डेली बेसिस पे या जो भी उनका दिन था उस पे ये आता था लाहौर में आके ये यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज जो पत्तों की है वहाँ पे इसको प्रोसेस किया जाता था, पैक किया जाता था और बोतलों में बंद करके फिर इसको बेचा जाता था लाहौर के जो बड़े स्टोर हैं मेट्रो वगैरह पे। और उस पर फिर इसकी प्रॉपर मार्केटिंग की जाती थी। वहाँ पे जो ऑफिसर्स थे डिपार्टमेंट के, वहाँ पे खड़े होते थे, वहाँ पे लोगों को गाइड करते थे। तो ये एक पूरा एक मॉडल बना दिया था जो कमर्शियल मॉडल। तो लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली डेफिनेटली गवर्नमेंट के अंदर चीज़ें सस्टेन नहीं करती तो वो ख़त्म हो गया, वो प्रोजेक्ट नहीं चल सका। लेकिन ये एक कमर्शियल मॉडल मौजूद है कि अगर कोई शख्स इस पर काम करना चाहे तो ये इसकी जो पूरी सप्लाई चेन है उसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है और उसके बाद इस मॉडल पे काम किया जा सकता है कि डेफिनेटली गोश्त भी बहुत से इलाकों में ऊँट ज़िबा होता है और गोश्त बिकता है और लोग ख़रीदते हैं। उसमें एक ख़ास दिन होता है जिसमें लोग ऊँट ज़िबा करता है कसाई और वो उस एरिया के अंदर बिक जाता है। लेकिन जो दूध है वो एक ऐसी चीज़ है कि जो डेली बेसिस पे प्रोड्यूस हो रहा है और वहाँ पे बल्क में मौजूद है इन इलाकों में। अब तरीका ये है कि सिर्फ आपको वहाँ से कलेक्ट करना है और उसको आपने उसकी शेल्फ़ लाइफ को थोड़ा इम्प्रूव करना है और उसके बाद आपने उसको मेन सिटी तक पहुँचाना है। और इस मॉडल पे अगर आप काम करें तो ये एक डिफरेंट मॉडल हो सकता है। तो ये मैंने कोशिश की थी कि जो ऊँटों का जो आलमी दिन है इस पर कुछ थोड़ी सी आपसे डिस्कशन कर ली जाए। बाकी जो इस डे के ऊपर जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी हम कोशिश करेंगे कि उसकी भी जो डिटेल्स हैं वो फिर किसी और फॉर्म में आपके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।